हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी क्षितिज का गद्य खंड का अध्याय 4 सांवले सपनों की यादें। और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो आइए मैं इस पाठ को पढ़ाने के पहले लेखक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीतिक में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी 3 भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, अभिनव में नया, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में क्या है, सजीव है। अब आइए मैं इस पाठ की रूपरेखा बता रही हूँ। रूपरेखा क्या है? तो प्रस्तुत पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनके व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो आइए मैं पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे। ये पार्ट 1 है, हो सकता है पार्ट 2 पार्ट 3 में बने या पार्ट 2 में 2 ही भाग में ख़त्म हो जाए। तो सांवले सपनों की यादें लिखे हैं जाबिर हुसैन। अब देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। ये किसके बारे में कहा गया है कि सांवले सपनों की हुजूम? ये कहा गया है सालिम अली के बारे में। पंखों पे सवार ये पक्षी विज्ञानी सालिम अली के लिए प्रयुक्त किया गया है कि मृत्यु के पश्चात वे अपनी तमाम यादों को मौत की खामोश वादी की ओर ले जाते से लग रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जहाँ कोई रोक टोक संभव नहीं है, यानी मृत्यु के पश्चात भी आज ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और नतीजे के साथ लौटेंगे। इसका मतलब यह है। इस हुजूम के आगे आगे चल रहे सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। क्योंकि तो है नहीं, भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, यानी ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, चले गए हैं। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकता है, यानी वे फिर नहीं आ सकते हैं। यानी वे पक्षी विज्ञानी थे, इतना लोग उनको याद करते थे कि ऐसा भी लगता है कि वे अभी पक्षी की खोज में निकले हैं और वो लौट आएंगे, लेकिन अब तो मरने के बाद कोई अपनी दिल की धड़कन देकर भी उन्हें नहीं लौटा सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि
लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता महसूस कर सकता है। सोता में यहाँ झरना होगा, ठीक है ना, सोता महसूस करता है। यानी इनको कहने का मतलब ये है कि प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए और पक्षी को पक्षी की नज़र से आदमी को देखना चाहिए। एहसास की ऐसी कि एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों ने अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमयी हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन में जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब भी आदमी वृंदावन को जाता है तो वहाँ के जो भी दृश्य हैं, जो भी स्थान है, उस स्थल को देखकर लोग उस कृष्ण की याद तरोताज़ा होती है, गोपियों के साथ छेड़छाड़ ताज़ा हो जाती है। तो इसका मतलब उसी तरह लोग सालिम अली को जब पक्षियों की में देखते हैं तो उनकी याद क्या हो जाती है, उनकी धुंधली यादें तरोताज़ा हो जाती है। उन्हीं धुंधली यादों के लिए यहाँ सांवले सपनों की यादों का नाम पड़ा है। देखिए, हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वे कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कवि कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब यहाँ किसका वर्णन किया गया? उन्हीं का वर्णन किसे? सालिम अली से किया गया है। जैसे कि वहाँ तो वृंदावन का वर्णन किया गया है गोपियों और कृष्ण के साथ। मिथक का मतलब होता है कि प्राचीन कथाओं के तत्व। तो ये प्राचीन कथाएं में ही कृष्ण, गोपियाँ, रासलीला आदि, यमुना के नदी पे बंसी बजाने आदि आता है। तो वही उन्हीं की तरह इन सांवले सपनों की यादों में सालिम अली के बारे में बताया गया है कि उनकी काया कैसी थी। तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने के पहले एक नज़र कमज़ोर काया यानी बहुत पतले दुबले के थे वाले उस व्यक्ति पे डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया। यानी लंबी यात्रा के बाद क्या हुआ था, उनका शरीर क्या हो गया था? कमज़ोर हो गया था और वे बहुत पतले दुबले भी थे। इसीलिए कहा गया कि लंबी यात्रा, यानी इतने वर्ष जीने के बाद, यानी सती यानी पूरे 100 वर्ष पूरे होने में कुछ ही दिन क्या थे, पहुंचने के थोड़े ही दिन बचे थे। उनके शरीर कमजोर का और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत की कारण बनी थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित है। उनकी आंखें क्या थी? पक्षियों की खोज, तलाश और उनकी रक्षा करने में ही लगी रहती थी। सालिम अली की आंखों पे चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। क्या वो हमेशा अपने आंखों पे, कंधे पे दूरबीन लिए रहते थे और जहाँ भी देखते थे वो आंखों पे चढ़ाए रहते थे और पक्षियों की खोज, उनकी सुरक्षा में लगे रहते थे। तो 100 वर्ष का समय सती का मतलब मैं बता ही दी हूँ, तो उनके मौत के बाद ही उतरी थी। अब दैट्स ऑल। यहाँ मैं पार्ट 1 ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। तब तक आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे।